आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 14 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। सोमालिया पहुंचे तुर्की के टैंक्स, अफ्रीका में एर्दोगान की ओपन मिलिट्री एंट्री, कैरिबियन समंदर में हुई स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, अमेरिकी ऑपरेशन पर खड़े हुए नए सवाल, डर जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सख्त बयान, ईरान को मोहलत मत दो, निजाम को उखाड़ फेंको, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की खुली वार्निंग, रीजन को नहीं चाहिए बाहर के रखवाले, मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को सीधा मैसेज, रफा पर दबाव का खेल, गजा लौटने वालों से पूछताछ, लालच और सौदेबाजी की काली कहानी आई सामने, बेल्जियम की हथियार फैक्ट्री में हड़ताल, इस्राएली अफसर की मौजूदगी पर वर्कर्स का फूटा गुस्सा, और आर्कटिक में पावर शो, ब्रिटेन भेजेगा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर ये है कि मोगादिशु की सड़कों पर तुर्की के टैंक दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीका में नई ताकत की एंट्री हो चुकी है। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु से सामने आया ताज़ा वीडियो ये दिखाता है कि इलाके की सियासी और मिलिट्री तस्वीर खामोशी से बदल रही है। शहर के अंदर तुर्की के M48 और M60 पैटर्न टैंक भारी काफिले के साथ गुजरते दिखे। आर्मर्ड गाड़ियां सिक्योरिटी घेरा बनाए साथ चल रही थीं और पूरा मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंग के लिए सीधी तैनाती हो रही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंक तुर्की ने अपने नेवी के जहाज से सोमालिया के पोर्ट पर उतारे और वहीं से सीधे सोमाली फौज के हवाले कर दिए गए। यानी ये सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं है बल्कि मैदान में इस्तेमाल के लिए तैयार असल हथियार हैं। अब सोमालिया की फौज इन टैंक्स के जरिए अपने दुश्मनों से लड़ेगी। पिछले महीनों में तुर्की ने जिस तेजी से सोमालिया में अपना मिलिट्री असर बढ़ाया है, पहले अटैक हेलीकॉप्टर, फिर फाइटर जेट की तैनाती और अब मेन बैटल टैंक, ये सब इशारा कर रहे हैं कि तुर्की अफ्रीका के इस मोर्चे को स्ट्रेटजिक नज़र से देख रहा है। भले ये टैंक पुराने दौर के प्लेटफॉर्म के हों, लेकिन अपग्रेडेड सिस्टम के साथ ये अब भी काउंटर ऑपरेशन और ग्राउंड सपोर्ट में असरदार ताकत रखते हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या यह कदम सोमालिया को मजबूती देगा या फिर अफ्रीका का यह हिस्सा बड़ी ताकतों की ताकत आजमाइश का एक बड़ा मैदान बनने वाला है। याद रखिएगा कि सोमालिया के एक हिस्से सोमालीलैंड में इसराइल का असर और मौजूदगी बरकरार है। यानी तुर्की अब इसराइल को सोमालिया के अंदर और मजबूत होने देना नहीं चाहता और तभी वो अपने हथियारों के डिप्लॉयमेंट लगातार सोमालिया में कर रहा है। दूसरी खबर का रुख करते हैं जो कैरिबियन सी से आई है, जहां फिर हमला हुआ है और एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 3 लोग मारे गए हैं। कैरिबियन समंदर में, कैरिबियन सी में अमेरिकी मिलिट्री की एक और स्ट्राइक ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। आप उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। ताज़ा हमले में एक नाव को निशाना बनाया गया जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है और ये कार्रवाई उस लंबी कैंपेन का हिस्सा बताई जा रही है जो सितंबर 2025 से लगातार चली आ रही है और अब तक कम से कम इस कैंपेन में 133 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिकी आर्मी की सदर्न कमांड ने ये दावा किया है कि निशाना बनाई गई बोट यानी नाव ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल थी, लेकिन हमेशा की तरह इस दावे के साथ कोई खुला सबूत पेश नहीं किया गया। आप पकड़ भी तो सकते थे, सीधे आप किसी को मार दोगे, इंसानी जान की कोई परवाह नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया 11 सेकंड का जो वीडियो है वो दिखाता है कि नाव पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है और अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उस नाव के चीथड़े उड़ जाते हैं। अमेरिका के बयान में ये कहा गया कि नाव नार्को ट्रैफिकिंग रूट पर चल रही थी और स्मगलिंग में शामिल थी। मगर क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि भैया बिना मुकदमे, बिना शिनाख्त और बिना जांच इस तरह की सीधी जानलेवा कार्रवाई आखिर किस कानून के तहत हो रही है? क्योंकि सितंबर से अब तक कैरिबियन और पैसिफिक के पानी में दर्जनों ऐसी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं और हर नई कार्रवाई के साथ ये सवाल और तेज हो रहा है कि ये ड्रग के खिलाफ जंग है या समंदर में बिना हिसाब के चल रही एक खामोश खूनी जंग है। आखिर अमेरिका ये जो लोगों की जो जान जा रही है उसे कैसे जस्टिफाई करेगा? क्या उन्होंने आप पर हमला किया था? नहीं, आप इतनी ऊपर से हमला कर रहे हो, हर आप फुटेज में दिखा रहे हो जिसमें आप उन्हें सरेंडर का मौका ही नहीं दे रहे। तो क्या ये सीधे कत्ल की क्लास में नोट किया जाएगा? करेगा कौन?
میرے فرد جرم کی کر رہا تحریر کون. بڑھتے ہیں آگے. سیریا میں امریکی ملٹری نے ایک بار پھر بڑے پیمانے پر ایئر آپریشن چلاتے ہوئے ISIS دہشت گرد تنظیم کے 30 سے زیادہ ٹھکانوں پر اسٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ حملے 3 فروری سے 12 فروری کے بیچ الگ الگ فیز میں کیے گئے، جن کی تصدیق خود امریکی کمانڈ نے یا سینٹرل کمانڈ نے 14 فروری کو کی ہے. امریکی آرمی کی سینٹرل کمانڈ نے بیان جاری کر کے یہ بتایا کہ نشانہ بنائے گئے ٹارگٹس میں ہتھیاروں کے گودام، آپریشن بیس اور وہ انفراسٹرکچر شامل تھے جو ISIS نیٹ ورک کا سپورٹ سسٹم بتائے جاتے ہیں. ان اسٹرائکس میں فکسڈ ونگ فائٹر جیٹ، ہیلی کاپٹر اور ڈرونز تینوں استعمال کیے گئے، اور حملہ پریسیشن میونیشن سے کیا گیا تاکہ سیدھے چنے ہوئے ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا سکے. یہ پوری معلومات امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے مہیا کروائی ہے. اب خبریں ایران کی. ایران سے بات چیت پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈر ہی مسئلے کا حل ہے، یعنی امریکہ کے صدر ڈر پھیلا کر ایران کو اپنی شرطوں پر جھکانا چاہتے ہیں. یہ جو سب چل رہا ہے آس پاس، یہ ڈر ہے. دوستو، ایران کے ساتھ چل رہی نیوکلیئر بات چیت کے بیچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا بیان دے دیا ہے جس نے ڈپلومیسی کے ماحول کو اور زیادہ گرم کر دیا ہے. ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل رہا ہے، اور کبھی کبھی حالات سنبھالنے کے لیے ڈر پھیلانا ضروری ہوتا ہے. ٹرمپ کے الفاظ تھے کہ کبھی کبھی ڈر ہی وہ چیز ہوتی ہے جو معاملہ ٹھیک کرتی ہے. یعنی اشارہ صاف ہے کہ بات چیت کے ساتھ ساتھ دباؤ کی پالیسی بھی پوری طاقت سے چل رہی ہے. یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنا ملٹری جماوڑا اور تیز کر دیا ہے، اور دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی تعیناتی کی بھی تصدیق ہو چکی ہے. ہم نے بچپن سے سنا کہ طاقتور ہو جانا تو ڈرانا بند کر دینا. پہلے تو کسی کو ڈرانا نہیں، لیکن طاقتور ہو جاؤ تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم سے کوئی ڈرے نہیں. اگر کوئی ڈرتا ہے تو تم سمجھ لینا تم طاقتور نہیں، ظالم بن چکے ہو. بڑھتے ہیں آگے. جس زیلنسکی سے خود جنگ نہیں جھیلی جا رہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے نظام کو مہلت مت دو، اسے اکھاڑ پھینکو. یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے ایران کو لے کر دنیا کو کھلی وارننگ دی ہے، اور کہا ہے کہ آج ایران کے لوگ وہی امید کر رہے ہیں جو امید 24 فروری کو 3 سال پہلے روس کے حملے کے وقت یوکرین کو دنیا سے چاہیے تھی. جو امید، یعنی یونٹی، ڈیسائیڈڈ ایکشن اور سب سے بڑھ کر اسپیڈ. زیلنسکی نے صاف کہا کہ ایران جیسے نظام کو ٹائم دینا سب سے بڑی غلطی ہے. مہلت مت دو، کیونکہ جب ایسے سسٹم کو سانس لینے کا موقع ملتا ہے تو وہ صرف اور زیادہ لوگوں کی جان لیتا ہے. زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ایسے حکمرانوں کو فوراً روکا جانا چاہیے، ورنہ دیری کی قیمت عام لوگ اپنے خون سے چکاتے رہیں گے. یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب مڈل ایسٹ پہلے ہی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، اور ہر بڑا لیڈر اپنے اپنے طریقے سے لائن کھینچ رہا ہے. یہ وہی زیلنسکی ہیں جو زبردستی اپنے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر رہے ہیں. یہ وہی زیلنسکی ہیں جو جنگ لڑے جا رہے ہیں ادھر ادھر سے ہتھیار مانگ کر. ظاہر سی بات ہے انہیں اپنی زمین رشیا سے بچانی ہے، رشیا ورنہ قبضہ لے گا. یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیلنسکی جو ایک کبھی مشہور کامیڈین تھے، ان کی وہ فطرت ابھی بھی پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی ان سے چھوٹ نہیں پائی ہے. پتہ نہیں کیوں لگتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ریجن کو کسی بار کے رکھوالی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چودھری نہیں چاہیے، اپن لوگ نپٹا لیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صاف کہا کہ ریجن کے ملک اپنے مسئلے خود بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، اور انہیں کسی باہری طاقت کی سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے. تہران میں ایران کوریڈور 2026 کانفرنس میں بولتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ ریجنل ملک اگر ساتھ بیٹھیں تو امن کے ساتھ ہر ٹکراؤ سلجھ سکتا ہے، اور باہر سے کوئی کسٹوڈین تھوپنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایرانی اسٹیٹ ایجنسی ارنا اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے جو رپورٹ لکھی اس کے مطابق مسعود پزشکیان نے کہا کہ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، اس لیے آج کی نسلیں ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی امن، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کا ماحول بنانا ہر ملک کی ذمہ داری ہے. ان کا سیدھا کہنا تھا، جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. لڑائی، خون خرابہ اور تباہی کبھی ترقی نہیں لاتی، اور آخر میں نقصان
पूरे रीजन को उठाना पड़ता है। यानी मसूद पेज़ेश्कियान यानी ईरान पूरे रीजन से, जो मिडिल ईस्ट में सारे मुल्क आते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम दूसरों के सहारे रहना छोड़ दो, अपने मसले खुद निपटाओ। हमसे मसला है, आओ बैठे बात करते हैं यार, अपने ही तो बात है, सुलझा लेंगे। ये बाहर वाले जो आ रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ और तुम्हारे यहाँ जो खजाने छुपे हैं उन पर निगाह डालकर बैठे हुए हैं। इनका इससे यहाँ से कोई रूहानी जिस्मानी रिश्ता है नहीं इस रीजन से, ये तो तबाह करके चले जाएंगे। अरे हमें तुम्हें तबाह होकर क्या मिलेगा? ये जंग हम पर थोपेंगे और जंग हमें बर्बाद कर देगी। इनका कुछ ना जाएगा, कुछ ना बिगड़ेगा। जो ये जंग में खर्च करेंगे उससे ज़्यादा हमसे वसूल करके चले जाएंगे, लिहाजा होशियार। बढ़ते हैं आगे। लेबनान के मूवमेंट हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर शेख अली दामोश ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की दुश्मनी की असली वजह उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि वो ये है कि ईरान इस रीजन में सो कॉल्ड ग्रेटर इसराइल प्लान के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। दामुश के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसकी पहचान इस्लामी और इनकलाबी है और वो इसराइली कब्जे के खिलाफ खड़े धड़े का आखिरी मजबूत मुल्क है। दामुश ने साफ वार्निंग दी कि इराक़ को एक नई जंग की तरफ धकेलने की कोशिश चल रही है और अगर आज ईरान के खिलाफ जंग छिड़ती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा इसराइल को होगा, अमेरिका को नहीं। रफा क्रॉसिंग पर सौदेबाजी और धमकी का खेल शुरू हो चुका है। गजा लौटने वालों को रोकने की नई काली कहानी सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गजा लौटने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों के लिए रफा बॉर्डर अब सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पूछताछ, डर और सौदेबाजी का मैदान बनता जा रहा है, जहां से गुजरने वालों का कहना है कि उन्हें घंटों तक रोका जाता है, अलग कमरों में ले जाकर सवाल पूछे जाते हैं, बेइज्जत किया जाता है और यहां तक कि पैसे ऑफर किए जाते हैं ताकि वो अपने वापसी के हक से पीछे हट जाएं। कई लोगों ने बताया कि क्रॉसिंग पर मौजूद इस्राएली सिक्योरिटी अफसर साफ साफ कहते हैं कि अगर वो गजा वापस जाने का इरादा छोड़ दें तो उन्हें बाहर बसने में मदद और कैश दिया जा सकता है, यानी लालच का नंगा खेल। ये सब उस वक्त हो रहा है जब जंग और तबाही के महीनों बाद हजारों लोग किसी तरह अपने घर या जो कुछ भी घर के नाम पर बचा है उसकी तरफ लौटना चाहते हैं। लेकिन रफा क्रॉसिंग पर खड़े लोग कहते हैं कि हर कदम पर उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि वापसी आसान नहीं होगी। कुछ लौटने वाले लोगों का दावा है कि उन्हें घंटों डिटेंशन में रखा गया, फोन चेक किए गए, रिश्तेदारों के बारे में पूछा गया और साफ वार्निंग दी गई कि गजा में दाखिल होना खतरनाक फैसला है। क्या तुम ये फैसला लेना चाहते हो? एक और खबर फ़लस्तीन से जुड़ी, लेकिन फ़लस्तीन की ज़मीन पर ये नहीं घटी। बेल्जियम की एक हथियार फैक्ट्री में एक इसराइली अफसर की मौजूदगी से इतनी नाराज़गी फैली कि काम ठप करके हड़ताल कर दी गई। बेल्जियम की बड़ी हथियार कंपनी FN हर्स्टल में अचानक काम रुक गया जब कुछ वर्कर्स ने प्रोडक्शन लाइन छोड़कर स्पॉन्टेनियस हड़ताल कर दी। वजह बनी एक इसराइली आर्मी अफसर की फैक्ट्री में मौजूदगी, जो डिफेंस अटैचे के साथ विजिटिंग डेलीगेशन का हिस्सा था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही ये खबर अंदर फैली, कई वर्कर्स ने उसके अपोज में मशीनें बंद कर दी और साफ कहा कि वो इस विजिट को मंजूर नहीं करेंगे। मामला सिर्फ एक विजिट का नहीं बल्कि उस गुस्से का है जो गजा जंग के बाद यूरोप की सड़कों से निकलकर अब फैक्ट्रियों के अंदर पहुंच रहा है। हथियार बनाने वाली कंपनी के अंदर ही अगर कामगार सवाल उठाने लगें कि उनका बनाया सामान किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल मसला नहीं रहता, ये सीधा एक पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। एक और खबर, आर्कटिक में ताकत का शो शुरू होने वाला है। ब्रिटेन अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेज रहा है और ये रूस को सीधा मैसेज देना जैसा कदम है। यूरोप के ठंडे आसमान के नीचे एक नई मिलिट्री चाल चली जा रही है और इस बार मैदान है आर्कटिक का, जहां यूनाइटेड किंगडम ने ऐलान किया है कि वो इस साल अपना पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नॉर्थ अटलांटिक और हाई नॉर्थ इलाके में भेजेगा और इसे रूस के खिलाफ एक खुला पावर शो माना जा रहा है। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस ऑपरेशन को
ऑपरेशन फायर क्रेस्ट नाम दिया गया है, जिसमें रॉयल नेवी, ब्रिटेन की रॉयल नेवी के जंगी जहाज, F-35 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। यानी सिर्फ गश्त नहीं, बल्कि पूरा कॉम्बैट रेडी फॉर्मेशन पानी में उतरेगा। अगर जंग छिड़ी तो फौरन जंग का जवाब दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब आर्कटिक रूट, बर्फ के नीचे छिपे रिसोर्स और मिलिट्री पहुंच को लेकर रूस और नाटो के बीच खींचतान बढ़ रही है, उस दौर में ये तैनाती सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि सीधी स्ट्रेटेजिक लाइन खींचने जैसा कदम दिख रही है। और अब नजर इस पर रहेगी कि रूस इसका जवाब किस अंदाज में देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि मैंने साफ गोई से, फैक्ट के साथ आपके खबरें पहुंचा दी हैं, आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए। कम वीडियो आने की वजह बता चुका हूं। जैसी ही तबीयत दुरुस्त होगी लाइन पे आ जाएंगे। थैंक यू।